वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के जो हम 3000 क्वेश्चन कवर अप करेंगे उस सीरीज में आज बढ़ते हुए हम 501 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभी तक हम 500 क्वेश्चन को कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज में, इस पूरी जर्नी में अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आकांक्षा वर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था कि सर ये जो 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, चाहे हिस्ट्री की बात करें या फिर हम बात करें ज्योग्राफी की, सो क्या ये सीरीज बेनिफिशियल होंगी अपकमिंग आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन में। सो आकांक्षा, न सिर्फ आपको बल्कि जो और सारे सब्सक्राइबर हैं जो सुन रहे हैं या फिर जो आज सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उन सबको एक चीज़ अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, ये जितने क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अब जो है हमने एक नया तरीका लिया है जिससे हम आपको चीज़ें साथ के साथ याद कराते हुए चल रहे हैं। अब मान के चलिए जो आपका आरओ का एग्जामिनेशन होगा जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से सपोज पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनता है। अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट की ही बात करें, करंट अफेयर निकाल दीजिए ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन के आसपास, या 30 मान लीजिए, 30 क्वेश्चन करंट के आप निकाल दो, सो 110 बचेंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन आप और निकाल दो जिसमें हम रीजनिंग वगैरह की बात करेंगे। सो इन टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों को अगर कंबाइन करके आप देखोगे, ज्योग्राफी के साथ में एनवायरनमेंट भी ले लो, तो इन 3 सब्जेक्ट को जब आप कंबाइन करके देखोगे तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन आपके बैठेंगे 65 क्वेश्चन के आसपास कम से कम। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आगे ही हो जाए लेकिन इतना तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। अब इस 65 क्वेश्चन में से तकरीबन अगर आप मान लो एकदम फ्रेश क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिनका आज तक यूपीपीएससी आयोग ने कभी जिक्र नहीं किया उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का, तो ऐसे हार्डली क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन होंगे, इससे ऊपर हो ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। लॉर्ड फेयर के इन्हीं क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि शर्व कर ये लगाया जाता है इनमें से किस पर, तो आपको अब जो एग्जामिनेशन आए वहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और आपसे उस स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखा हो कि शर्व कर जो है वो सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है, इतना स्टेटमेंट करके छोड़ दें, उसके बाद एक स्टेटमेंट और दे दें और उसके बाद आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लॉर्ड फेयर के यही सारे टॉपिक्स, यही सारे जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुकी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ चलना पड़ेगा बट आएगा यहीं से ही। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एकदम फ्रेश अगर ऐसा पूछेंगे जो आज तक कभी नहीं पूछा है तो हार्डली ये 15 क्वेश्चन हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता ये आपकी सक्सेस को कहीं से भी हैम्पर करेंगे। 100% अगर आप ये नहीं भी करके जाओगे, एकदम नए टॉपिक जो आज तक कभी ना गए हो, पूछे गए हों, तब भी कोई आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, सो आप लोग ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करते रहो और यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको कोशिश करो अभी के अभी याद करने की, कोई भी चीज़ पेंडिंग मत छोड़ो। चलो अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहले क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही मैंने बता दिया कि शर्व कर ये लगाया जाता है किस पर, सिंचाई पर। अब याद कैसे रहेगा शर्व का, अगर हम वैसे ही बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो होता है ये आपका शरबत के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम किसी पेय की बात कर रहे हैं, हम किसी ड्रिंक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं। सो अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो क्या आपको कोई और इसमें से ऐसा समझ में आ रहा है जिसमें लिक्विड की बात हो रही हो। जब आप सिंचाई की बात करोगे तो इरिगेशन की बात कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसमें 2 मुद्राएं थी, एक थी जीतल और एक थी आपकी टंका। तो ये दोनों ही थी जो सल्तनत काल में स्टार्ट करी गई, 2 और 4। सो देखते हैं आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा जिसमें 2nd और 4th दिया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये इल्तुतमिश थे या फिर ये बलबन थे। अब अगर टंका की बात करें तो टाका आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर कभी कोई भी ऑर्नामेंट होता है, ठीक है, अगर हम चांदी की बात करें तो ज़्यादातर चांदी के ऑर्नामेंट्स में ही टाका लगा के उसको ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, वैसे सोने वाले में भी करा जाता है लेकिन सोने की मुद्रा की ही बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम चांदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप टंका और चांदी को एसोसिएट कर सकते हो। और किसने चलाया था, ये इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि सर ट्रिक्स जब आप यूज़ करते हो, जब आप बताते हो, तो इस चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। सो एक चीज़ याद रखना, अगर आप यहाँ पर अभी टाइम बचाओगे सो एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। रीज़न बीइंग, अभी तो आपको ठीक है, अभी आपको इल्तुतमिश दिख रहा है, आपको आंसर समझ में आ रहा है, बट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं आएगा। वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आएगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के आएगी, बट अगर आपने उसको इस तरीके से याद करा है कि आप उसमें कहीं लिंक लगा पा रहे हो, आपका माइंड उस समय रिकॉल कर पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रिक का पर्पस क्या होता है कि चीज़ें रिकॉल हो पाए। अगर रिकॉल नहीं हो पा रही हैं तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, सो इन वाले वीडियोस को इसीलिए मैंने आपको बोला भी है पहले भी कि एक बार जब आप वीडियो देख लो तो उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से उसको 2x पे चलाओ। 2x पे चला के अगर मान लो 15 मिनट का वीडियो है तो 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो ना। सो इतना टाइम आप ज़रूर दो अपने लिए, और ताकि चीज़ें जो भी आप पढ़ के जा रहे हो ना उसमें कहीं से कहीं तक कोई इशू आए ही ना, वो तो एटलीस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि वहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। अगले क्वेश्चन की बात हो रही है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अच्छा, मैं अगर आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछूं कि सल्तनत काल में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा मतलब जो खलीफा को मानता था, उसके बाद खलीफा को मानना ही छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो अगला शासक आया, फिर उसके आगे आने वाला जो एक महान शासक कहें या फिर जो जिसका होल्ड बहुत ज़्यादा था पूरे एम्पायर पे, उस शासक की बात करें तो उसने तो मानना ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अंतिम खलीफा, अब यहाँ पर इल्तुतमिश की बात होगी। ठीक है, इल्तुतमिश की बात होगी, क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने बगदाद का जो खलीफा था उससे जो है एक तरीके से कहें तो अपने पद के लिए उसने ये बोला था कि हाँ आप अप्रूवल दे दो, ठीक है, कि मैं जो हूँ सुल्तान बन सकता हूँ। तो यही था इसका आंसर। ठीक है, कि बगदाद के जो अंतिम खलीफा था उसका नाम इन्होंने सर्वप्रथम अंकित करवाया सिक्कों पर। तो इल्तुतमिश यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 505 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो ही नहीं सकते कि भाई इनने तो स्टार्टिंग ही कराई थी। इल्तुतमिश भी नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने भी काम करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, इन्होंने तो बहुत सारे काम कराए थे इसी तरीके के। ठीक है, तो ये 3 नाम तो होंगे, बट अलाउद्दीन खिलजी इससे एसोसिएटेड नहीं था। तो हमारा आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो स्टार्टिंग के ही थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। तो अभी हमने देखा भी था लास्ट क्वेश्चन में कि फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने इसमें काम करवाया था। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल को इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ये कौन था? ये हुमायूं का मकबरा था, बलबन का था, ऐबक का मकबरा था, या फिर ये अलाउद्दीन का मकबरा था? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि बलबन का मकबरा। ठीक है, ये अगर बलबन के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एकदम कट्टर व्यक्ति था धर्म के प्रति, तो इस्लाम को बहुत ज़्यादा ये मानता था, तो पूरी तरीके से इस्लामी शैली में इसके मकबरे को बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ ये निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा, राणा हमीर, या फिर राणा रतन सिंह, या फिर राणा संग्राम सिंह। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, राणा कुंभा। वैसे तो आप सबको याद रहेगा, बट फिर भी अगर हम देखना चाहेंगे, एक ट्रिक बनाने की कोशिश करें, तो राणा कुंभा के नाम में आ रहा है कुंभ, और आज की डेट में कुंभ की कीर्ति जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। रीज़न बीइंग कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करती है कि पूरी दुनिया में इसकी कीर्ति है। कुंभ के मेले की कीर्ति पूरी दुनिया में है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कुंभ के मेले की कीर्ति पूरी दुनिया में है, तो कुंभ से हो जाएगा राणा कुंभा और कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको युग्म दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो पहला जो है अजमेर कुव्वतुल इस्लाम, यही यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि इट शुड बी दिल्ली ना कि अजमेर। अगला जौनपुर अटाला मस्जिद एकदम सही है। मालवा की बात करें जहाज महल, ये एकदम सही है। गुलबर्गा की बात करें जामा मस्जिद। अच्छा, यहाँ पर ये जहाज महल ये कैसे आपको याद रहेगा? जहाज जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रहेगी कि जहाज पे माल लद के जाता है, ठीक है, बस बा और लगाना है इसमें, मालवा जाता है, ठीक है, जहाज में माल जाता है, तो यहाँ से आप सिंपल इसको अटैच कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, एटा में। और एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ था ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और अमीर खुसरो किस किस बादशाह के टाइम पीरियड में रहे हैं ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। जो कुछ जानते हो अमीर खुसरो के बारे में वो सब कुछ यहाँ पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या फिर तोतिए हिंद कहा था। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? अमीर खुसरो, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, या फिर यह है भोजपुरी। सो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अच्छा, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी अमीर व्यक्ति हो, तो अमीर व्यक्ति होगा तो उसकी बोली कैसी होगी? एकदम खड़ी लैंग्वेज टाइप की नहीं होगी। मतलब कोई अगर अमीर आदमी किसी गरीब अमीर आदमी से बात कर रहा है, यूजुअली बता रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो 95% ऐसे चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा खड़ी बोली में बात करेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप अमीर खुसरो को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं खड़ी बोली से। मुझे नहीं लगता अब आप भूलोगे कभी इसे, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ये लगता है कि मुझे याद है, बट एग्जामिनेशन में आप डिलेमा की सिचुएशन में फंस जाते हो कि अरे इसका आंसर क्या होगा। पता तो आपको होता है लेकिन दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो उस कन्फ्यूजन से ये सारी ट्रिक्स आपको ज़रूर बचाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अब ये अमीर खुसरो थे, ये अमीर हसन थे, ये अबू तालिब कलीम थे, या फिर ये थे फैज़ी। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीर खुसरो। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं उनका जो एनवायरनमेंट होता है बड़ा खुशनुमा होता है। रीज़न बीइंग कि गरीबी वाली जो परेशानियां होती हैं वो तो उनके यहाँ होती नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला कि अमीर लोगों का जो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा खुशनुमा होता है। सो 100 अमीर से आ गया आपका अमीर, एनवायरनमेंट बोला तो आ गया पर्यावरण, खुशनुमा बोला तो आ गया खुसरो, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था अपनी कविताओं में। चलो इसके बाद चलते हैं आज के सेशन के इस आखिरी क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अब ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, शेर शाह सूरी, या फिर ये हैं हुमायूं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये पूरी सीरीज़ जो है आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस वाले वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार आए थे तो आपके कमेंट का, आपकी ओपिनियन का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।